नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ और फेस टू फेस के इस खास कार्यक्रम के अंदर आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं प्रदेश के परिवहन मंत्री आफताब अहमद जी। आफताब जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में आपका। शुक्रिया जी। सर, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप परिवहन मंत्री हैं, आपसे पहले ओम प्रकाश जैन परिवहन मंत्री थे और थोड़ा ही वक्त हुआ है आपको इस मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए। आपके जहन में इस मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले क्या कुछ योजनाएं थी जो आपने आते ही इम्प्लीमेंट की हैं? किसी भी सरकारी में जो भी मंत्रालय होता है उसमें अपनी एक शुरू से, क्योंकि ओम प्रकाश जैन जी थे और नए मंत्री आने से तो वो अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज़ होती हैं और अपना अपना एक तरीका होता है कि किस चीज़ के लिए। और लेकिन क्योंकि मंत्रालय काफ़ी दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन था, क्योंकि काफ़ी अरसे से कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें कुछ चीज़ों के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पूरा एक जिम्मेदारी रहती है पूरे प्रदेश की और बहुत सारे महकमे रहते हैं, तो एक फोकस जो होता है वो एक महकमे पे इतना नहीं हो पाता है। और मंत्री बनने के बाद और इस विभाग के मंत्रालय संभालने के बाद हमने यही जो भी इसमें, तो सर इसके अंदर जो परिवहन बेड़ा जो है, काफ़ी बड़ा परिवहन का बेड़ा है, उसको मजबूत बनाने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं? नहीं, हम यही है कि उसको परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से, पहले तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो फ्लीट थी, एग्जिस्टिंग बेड़ा था 3700-3800 में, उसमें से उसको हम 3200 के करीब का इस्तेमाल हो रहा था। तो उसमें स्टाफ की कमी थी, उसमें ड्राइवर्स की कमी थी, कंडक्टर की कमी। हमने आते ही सबसे पहला कदम जो उठाया, ड्राइवरों की जो है कमी को दूर किया, उसको स्टाफ को जो उसको दूर किया कि हमें एग्जिस्टिंग। सर, आपने स्टाफ की कमी दूर की, आपने बाकी चीज़ों को, जो परिवहन की जो बाकी जो हमारी बसें खड़ी थी उनको लाया, लेकिन उसके बाद एकदम से चक्का जाम हो गया, रोडवेज की स्ट्राइक हो गई। ये तो कर्मचारियों की और सरकार के बीच में एक सिलसिला है जो चलता रहता है। हम उसको वार्ता के माध्यम से, और जो उनकी बात जायज कोई बात है तो सरकार ने उन बातों को माना भी हुई, लेकिन उसके बाद भी आप सभी धड़ों को संतुष्ट नहीं कर पाए। वो आज जो है और वो जो कर्मचारी नेता हैं वो आपके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने जो वायदे किए थे जिसके बाद ये हड़ताल टूटी, वो आपने पूरे नहीं किए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी जो भी बातचीत हुई है और 7 जो है इनकी अलग अलग कर्मचारियों की जो यूनियन है, उन्होंने तालमेल कमेटी बनाई हुई है और जहाँ तक भी हर संभव प्रयास हो सका, सरकार जो अपने दायरे में, जो अपने अधीन थी, जो उचित बातें थी, उनकी उचित बातों को सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन पर निर्णय भी लिया। और जितने फैसले हुए हैं उन पे हम ये एक बात आश्वस्त करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से पूरी तरीके से लागू करने में हो सकता है देर हो सकती है, लेकिन उन्हें लागू किया जाएगा। और उनमें किसी तरह की हम नहीं चाहते कि जो बात होगी, जो तय हो चुकी है चीजें, उन पे से सरकार पीछे हटे या उनको ना करे। वो बात ठीक है, आप प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं और ज्यादातर गांवों के अंदर और जो बाकी परिवहन की जो स्थिति है, बड़े शहरों के अंदर ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो वहां अब भी बसों का अभाव है। तो उस चीज को दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए? उसी के लिए एक जो है, हमने जो है 1993 के बाद पहली बार जो है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को, एक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, और हमने निजी बस परमिट देने का जो एक फिर से कानून बनाया। और उसको हाई कोर्ट का भी हमारे ऊपर, एक न्यायालय का भी उसके ऊपर हमारे को आदेश था। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हमारे प्रोविजन है कि जब भी मोटर कैरिज वे के लिए कोई परमिट मांगे तो हमें उसे मुहैया कराना है। एक कानून की एक प्रक्रिया है। नहीं, आपने जो कानूनी प्रक्रिया बनाई उसका जो आपके ही रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्राइवेट परमिट देने ही नहीं चाहिए। तो उसके बाद बीच का क्या रास्ता निकाला गया जिसके बाद ये जो आपकी हड़ताल टूटी और आगे ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या किया गया? हमने यही मतलब उनके साथ रखा था कि प्राइवेट निजी बस परमिटों से किसी का अहित नहीं है, और हरियाणा की, बल्कि हरियाणा की जनता का उसमें हित है। और हम एक व्यवस्था देना चाहते हैं जहां आज हम परिवहन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे, जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे अपनी सवारियों को, वहां तक उनका जर्नी का एंड है, वहां तक गंतव्य तक उसको पहुंचा नहीं पा रहे, वहां तक हम उनको पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उसमें उनकी शंकाएं हैं और इसी वजह से एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी है 3 मंत्रियों की, जो
उस पे उनके ऐतराज पे उनका जो संशय सर, है समितियां उन तो पे पहले भी बहुत बनी नहीं, है, उसका- लेकिन प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब गांव और कस्बे तक रोडवेज की जो सुचारू रूप से सेवा शुरू हो देखो, पाएगी। जहां देखिए, तक हरियाणा आपको सरकार- क्या लगता है कि एक ठोस जवाब कि अगले 6 महीने में ये चीज हो जाएगी, साल में हो जाएगी, 5 साल में होगी, आखिर कब होगी ये नहीं, चीज? पहले हरियाणा रोडवेज का जो फ्लीट है उसको हम ये कहते हैं, बहुत जल्दी हम उसको 500 बसेस के करीब हम जो है उसका अपने परिवहन बेड़े में और बढ़ा रहे हैं, उसे और मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा निजी बस परमिट का भी बैठ के हम उनके जो है सर, बहुत नई जल्दी बसें करके तो आ रही हैं, हाँ। लेकिन कई जगह पर जो ये दिक्कत है कि रोडवेज की बसों में टायर नहीं है, उनके पास आपके जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी कमी है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रही और उसकी वजह से काफी बसें जो हैं वो खड़ी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले इन चीजों को दुरुस्त किया जाए और उसके बाद हम नई बसें लेके आए? क्योंकि जो पहले बसें हैं उनके तो टायर आ नहीं रहे और अगली बसों को हम लेके आगे खड़ी करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, पहले कंडक्टर्स और चालक परिचालक की वजह से बहुत सारे हमारी बसेज नहीं थे और उसका एक प्रक्रिया के तहत हमने पूरा किया और उसमें आज जो है उसमें किसी भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से चालक की वजह से आप बस कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है कहीं हमने माना टेक्निकल स्टाफ की भी कमी है, कहीं मेंटेनेंस में भी है और कहीं किसी तरीके से किसी निजी कंपनियों से भी कहीं ना कहीं उसमें अड़चन है, जिससे कि बसों को हमें मेंटेनेंस में और रिपेयर में उसमें दिक्कत आ रही है। उन सभी चीज़ों को भी हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से उभर के आएंगे। और इससे जो अपना मेंटेनेंस की बात छोड़ते हैं, हमारे जितने भी बस अड्डे हैं, ठीक है, ज्यादातर जगहों पे हम देखते हैं कि लोग जो हैं धूप के अंदर खड़े रहकर इंतजार करते हैं, बस क्यू शेल्टर तक नहीं है। अगर बस अड्डों की बात की जाए तो प्रॉपर पानी की सुविधा नहीं है, प्रॉपर शौचालय की सुविधा नहीं है, बस अड्डों के अंदर जल भराव तक की स्थिति रहती है। तो इन चीजों को कैसे पार पाएंगे? देखो, हमने कई जगह नए मॉडल के तौर पे नए बस अड्डे स्थापित किए हैं, बहुत जगह उनमें बहुत अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं, बहुत और कुछ जगह संचालन की जो कमी की वजह से हो सकता है। हमने सब जगह व्यवस्था तो की है कि महिलाओं के लिए शौचालय और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाया जाए और उनको उनका सही तरीके से उनका चलन भी हो। और कई जगह ऐसा जो है हो सकता है कि उसमें जल भराव की स्थिति है, क्योंकि कई जगह हमें सीवरेज में और उसमें दिक्कत आती है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से हम सभी बस स्टैंड्स को उनका वहाँ खाने की भी व्यवस्था को भी और जो वहाँ सुविधाएं एक यात्री को मिलनी चाहिए और बस क्यू शेल्टर को भी बड़े पैमाने पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है सड़क के साथ उनके साथ साथ उसको अवश्य मुहैया कराएंगे। और जो भी परिवहन व्यवस्था के लिए बेहतर से बेहतर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए होगा, उसके लिए हम बहुत उसमें प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसके नतीजे भी आपके सामने आने चलेंगे। आप जिस इलाके से आते हैं वो मेवात का इलाका है। हर क्षेत्र के अंदर अगर हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका उस मेवात के इलाके को कहा जाए तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। आपने मेवात के लिए रोडवेज में क्या कुछ दिया है? देखो, ये तो हमारी जिम्मेवारी तो पूरे प्रदेश की है। 1 जनवरी 2013 को हमने नूह को डिपो बनाया था, लेकिन उसमें जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो किसी कारणवश पूरी नहीं हुई। आज हमें जो परिवहन व्यवस्था के सुचारू रूप से करने के लिए जो है, आज वहाँ से नूह डिपो में 70 से करीब बसेस चल रही हैं। सर, 70 बसें हैं, लेकिन वो जो जरूरत है, जितना वर्कलोड है, जितना लोगों की सवारियों का बोझ है, वो उठाने में सक्षम नहीं है। आज के दिन भी अगर कॉलेज की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है और उसके बाद रोडवेज की बसों के अंदर आप देखिए जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरह से स्टूडेंट जा रहे होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैवल करना पड़ता है। मैं एक बात को इससे ऐसे जोड़ूंगा कि रोडवेज का जो सफर है वो सुरक्षित सफर है और उसमें लोग उसको प्राथमिकता के आधार पे बैठते भी हैं प्राथमिकता के आधार पर देते हैं, इसीलिए उसमें भीड़ भी रहती है। लेकिन एक तस्वीर वो भी है, वो भी आप मानते हैं। हर एक चीज को व्यवस्थित होने में समय लगता है और समय उसमें सर, पिछले 9 साल से कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, आपने ये कार्यभार अभी संभाला है, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन जो परेशानियां हैं लोगों की वो आप अच्छे से वाकिफ हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की परेशानी नहीं समझते। आप ये बताइए कि रोडवेज की छतों के ऊपर महिलाओं तक को ट्रेवल करना पड़ता है क्योंकि अंदर जगह नहीं होती और ज्यादा बसें हैं नहीं, तो कैसे होगा? देखो, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, इन 9 वर्षों में जो है रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि नगण्य के मुकाबले में था, जिनकी सड़कों की हालत ऐसी खस्ता थी, उन सड़कों को सही किया गया। व्यवस्था जो है वो सड़कों के होने के बाद उसके ऊपर सवारियों का भी व्यवस्था जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही, लेकिन अब वो निरंतर तौर पे उसमें हर एक जगह से हम ये मानते हैं उसमें
एक बढ़ोतरी हुई है और बसेस की संख्या भी बढ़ी है और सवारियों का भी अब साथ साथ उसमें होने लगा है। लॉन्ग रूट की बसेस भी सब, चाहे वो मथुरा की बात करें, चाहे अलीगढ़ की करें, राजस्थान रूट में करें, दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत है हमारा हरियाणा, जो गांव के अंदर जो लोग रह रहे हैं, असली दिक्कत तो उनको है। उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वहां तक भी अभी उसमें परिवहन व्यवस्था को अब मुहैया कराया जा रहा है और बहुत सारे रूरल जो रूट्स हैं, जो ग्रामीण आप रूट्स कह रहे हैं, उसमें बहुत बसेस जो हैं चलिए। और हम तो ये कहते हैं कि किसी एक जिले की बात न करके हमारी कोशिश यही है पूरे प्रदेश में, सुनिए मतलब सर, किसी तरीके यही हालत कुरुक्षेत्र में भी है जहां स्टूडेंट्स हैं, यही हालत मेवात में भी है, यही हालत झज्जर में भी है, सिरसा में भी है, जींद में भी है। ये हालत तो हर जगह है सर। हर गांव से जब बच्चे आते हैं सुबह और शाम को जो हालत होती है वो आप अच्छे से जानते हैं। देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी हरियाणा प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहते हैं, 10 नवंबर 2013 को गोहाना में जो हमारी एक अभूतपूर्व रैली हुई थी और उसमें माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी विशेष घोषणा की थी कि छात्राओं के लिए, चाहे वो स्कूल की हो चाहे कॉलेज की हो, तकनीकी उनको आपने छात्राओं को फ्री सेवा तो दी है, लेकिन बसों में जगह ही नहीं है। छात्राएं घुसेंगी कैसे बस में? हमने उसी के अनुरूप बसेस की संख्या भी बढ़ाई और ऐसे रूट्स भी हमने महकमे के माध्यम से आइडेंटिफाई किए और उनको और मजबूत किया जा रहा है जहां जहां ऐसी है, क्योंकि 1 जनवरी से लागू हुई है। आज हम यहां 11 फरवरी 2014 में बैठे हैं। हर एक चीज को एक व्यवस्थित होने में, मैंने जैसे कहा कि एक चीज को करने में और उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन में बेशक वक्त लगता है, को करने में समय लगता है, लेकिन हमारा प्रयास है और हमें पूरा अपने ऊपर यकीन है कि हम उस चीज को पूरा करेंगे। और जो आपने बताई बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो आप बातें कह रही हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएं और लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचे। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त का अभाव है और मेरे प्रोड्यूसर मुझे इशारा कर रहे हैं कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा, तो दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी फेस टू फेस में परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के साथ लगातार हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस को कितना नुकसान होगा रणजीत सिंह के जाने से? किसी राजनीतिक, अगर कोई राजनीतिक नेता ये समझे कि कोई राजनीतिक दल उसी के भरोसे या उसी के उस पर चल रहा है, तो ये तो उसकी गलतफहमी है।